हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेस। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से एक सेल माइटोटिक फेज में एंटर करती है। ठीक है, और वहां पे मैंने आपको बताया कि जब सेल माइटोटिक फेज में एंटर करने लग जाती है तो उस सेल की कंप्लीट रिमॉडलिंग की जाती है। ठीक है, और उस रिमॉडलिंग के दौरान तीन मेजर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से तीन मेजर इवेंट्स होते हैं मैंने उनके बारे में डिस्कस भी किया था थोड़ा सा ब्रीफ में। ठीक है, तो हम लोग जब बात कर रहे थे एंट्री टू माइटोसिस की, एंट्री टू माइटोसिस, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे एंट्री टू माइटोसिस की। तो वहां पे मैंने बताया था कि जब सेल माइटोटिक फेज में एंटर करने लग जाएगी तो सेल्स की कंप्लीट रिमॉडलिंग की जाएगी, कंप्लीट रिमॉडलिंग की जाती है। ठीक है, कंप्लीट रिमॉडलिंग की जाती है और इस रिमॉडलिंग के दौरान तीन मेजर इवेंट्स होते हैं। तीन मेजर इवेंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से तीन मेजर इवेंट्स होते हैं। पहला इवेंट होता है न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन। न्यूक्लियर इन्वेलप ब्रेकडाउन हो जाती है या डिसअपियर हो जाती है, जो भी आप कहें, ब्रेकडाउन। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन, क्रोमोसोम कंडेंसेशन। और तीसरा इंपॉर्टेंट इवेंट होता है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल। ठीक है, लास्ट दो लेक्चर में मैंने इन दोनों इवेंट्स के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपियर हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि इन दोनों प्रोसेस की जरूरत क्या है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको रिकैप देता हूं थोड़ा सा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इंटरफेज में जो क्रोमोसोम होता है या जो जीनोम होता है वो न्यूक्लियर इन्वेलप से सराउंडेड होता है। ठीक है, और सेंट्रोसोम्स जो होते हैं जहां से जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स या आप लोग कहें स्पिंडल, ये माइटोटिक स्पिंडल जहां से ओरिजिनेट होते हैं वो साइटोसॉल में होते हैं। ठीक है, तो वहां तो सेंट्रोसोम से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, जो माइटोटिक स्पिंडल बन रहा है, वो ठीक तरीके से क्रोमोसोम से अटैच हो पाए, इसलिए जरूरी होता है कि वहां से न्यूक्लियर इन्वेलप हट जाए, ताकि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स वहां से आज आ रहे हैं, माइटोटिक स्पिंडल जो आ रहे हैं सेंट्रोसोम से, वो आसानी के साथ क्रोमोसोम को एक्सेस कर पाए और उनसे बाइंड हो पाए। ठीक है, और क्रोमोसोम कंडेंसेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि अगर लॉन्ग लेंथ में डीएनए ट्रेवल करेगा, ठीक है, लॉन्ग लेंथ में डीएनए का सेग्रीगेशन होगा तो डीएनए के ब्रेकेज के चांसेस हैं, और इस ब्रेकेज की वजह से क्या होगा, जीनोम में जो इंफॉर्मेशन है वो लॉस हो जाएगी, वो लूज हो जाएगी, क्योंकि जितना पार्ट टूट जाएगा वो ठीक से सेग्रीगेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए पूरे क्रोमोसोम को कंडेंस्ड फॉर्म में एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाया जाता है, एक ट्रेवल फ्रेंडली स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और इस ट्रेवल फ्रेंडली स्ट्रक्चर को दोनों डाटर सेल्स में एक्यूरेटली सेग्रीगेट कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा रिमॉडलिंग इवेंट आता है फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, तो ये जो दोनों इवेंट हुए ये क्यों हुए, ये हुए क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए। ध्यान से देखिएगा, क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए ये दोनों इवेंट हुए। ठीक है, रिमॉडलिंग के। ठीक है, लेकिन क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन हो किसके थ्रू रहा है, मैंने बताया कि वहां से जो सेंट्रोसोम्स हैं वहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं और वो माइटोटिक स्पिंडल बना रहे हैं, जिनके थ्रू क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, तो ये तीसरा इवेंट इंपॉर्टेंट है, ये वो ऑपरेटर्स बनाता है, ये वो मशीनरी बनाता है जिसके थ्रू जो क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट हुए हैं, जो क्रोमोसोम्स कंडेंस्ड हुए हैं, जिनके लिए इतनी रिमॉडलिंग हो रही है, वो क्रोमोसोम्स इन माइटोटिक स्पिंडल के थ्रू क्या होंगे, एक्यूरेटली सेग्रीगेट होंगे। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। ये तीसरी रिमॉडलिंग बची हुई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल के बारे में। तो माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं।
ठीक है, जब मैं आपको एंट्री टू एम फेज बता रहा था, तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि जैसे ही सेल्स एम फेज में एंटर करने लग जाएंगी, वहां पे एम फेज स्पेसिफिक साइक्लिन सीडी के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनको एक्टिवेट किया जाता है और वो एम फेज में होने वाली डिफरेंट प्रोसेसेस को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, या हम कहें तो प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन के भी स्पिंडल के फॉर्मेशन में भी वो माइटोटिक सीडीकेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पहली बात तो ये है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले आपको बताता हूं। माइटोटिक सीडीकेज माइटोटिक सीडीकेज प्लेज इंपॉर्टेंट रोल in the formation of in the formation of mitotic spindle। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, दूसरा, माइटोटिक स्पिंडल्स माइटोटिक स्पिंडल्स also called as spindle apparatus। स्पिंडल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, दूसरा, दे आर मेड अप ऑफ मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने होते हैं। ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स is accurate segregation of duplicated chromosomes। ठीक है, तो ये चार मेजर पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली पहली चीज तो माइटोटिक स्पिंडल्स के फॉर्मेशन में माइटोटिक सीडीकेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस तरीके से प्ले करते हैं अभी थोड़ी देर में बताता हूं मैं आपको। ठीक है, दूसरा, माइटोटिक स्पिंडल्स को स्पिंडल अपरेटस भी बोलते हैं। ठीक है, आपको पता होगा, तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, शुरू से बोला जाता है, ये लोग 11th 12th से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ठीक है, साइटोस्केलेटन है माइक्रोट्यूब्यूल, मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में आपको बताया हुआ है, जाकर के देखिए माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, कैसे बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो पूरी प्रोसेस यहाँ पे अभी होने वाली है थोड़ी देर में, तो आप मेरा माइक्रोट्यूब्यूल वाला लेक्चर जरूर देखिए। वहां पे किस तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स का पॉलीमराइजेशन होता है, किस तरीके से डीपॉलीमराइजेशन होता है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद द मेन फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये पूरी प्रोसेस, पूरी रिमॉडलिंग इसलिए हो रही है ताकि जो क्रोमोसोम्स हैं उनका एक्यूरेट सेग्रीगेशन हो सके। ठीक है, इसीलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसअपीयर किया गया, क्रोमोसोम को कंडेंस किया गया। कंडेंस करने के बाद वहां पे एक ऑपरेटस होना चाहिए जिसके थ्रू इनका सेग्रीगेशन फैसिलिटेट किया जा सके। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स का या स्पिंडल अपरेटस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और ये स्पिंडल फॉर्मेशन क्या करते हैं, इनका काम होता है एक्यूरेट सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम। ठीक है, अब यहां पे देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जब स्पिंडल फॉर्मेशन होगा, जब स्पिंडल ऑपरेटर्स बनेंगे या स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल्स जब बनेंगे, तब ये आकर के क्रोमोसोम से जुड़ेंगे। लेकिन ये क्रोमोसोम से कहीं भी नहीं जुड़ जाते हैं, वहां पे स्पेसिफिक पोर्शन होता है जहां से आकर के ये सबसे पहले क्रोमोसोम से जुड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पोर्शन के बारे में बात करते हैं जहां से ये आकर के क्रोमोसोम से जुड़ते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं माइटोटिक स्पिंडल अटैचमेंट साइट की। माइटोटिक स्पिंडल अटैचमेंट साइट इन
क्रोमोसोम्स। ठीक, क्रोमोसोम्स के किस पार्ट से आकर के माइटोटिक स्पिंडल सबसे पहले जुड़ते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको बताया भी है, जब मैं क्रोमोसोम वाला पार्ट अपना पढ़ा रहा था, क्रोमोसोम वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि क्रोमोसोम्स में कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं सेंट्रोमेरिक रीजन में, जहां से एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आकर के असेंबल होता है, जिसको काइनेटोकोर बोलते हैं। और इसी काइनेटोकोर से आकर के माइटोटिक स्पिंडल सबसे पहले जुड़ते हैं। ठीक है, तो माइटोटिक स्पिंडल्स कहां से जुड़ते हैं? माइटोटिक spindle attaches attaches to the chromosomes via a protein structure associated with chromosomes called as kinetochore kinetochore ठीक है, काइनेटोकोर से आकर के जुड़ते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, यहाँ पे जस्ट मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए एक बार फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, क्योंकि काइनेटोकोर से आकर के सबसे पहले माइटोटिक स्पिंडल ट्यूब्यूल जुड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा काइनेटोकोर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बना के दिखाता हूं कि दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स से किस तरह से काइनेटोकोर्स लगे होते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूं। फिर आगे चल के हम लोग बात करेंगे किस तरह से वहां से आकर के स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स, या फिर हम लोग कहें स्पिंडल ऑपरेटर्स, या फिर हम लोग कहें स्पिंडल माइटोटिक स्पिंडल्स आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। बताया कि जो स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो क्रोमोसोम में स्पेसिफिक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको काइनेटोकोर कहते हैं, वहां से आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा काइनेटोकोर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पहला क्रोमैटिड है और ये दूसरा क्रोमैटिड है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एस फेज में जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो दो क्रोमैटिड्स बहुत बनते हैं, और ये दोनों क्रोमैटिड्स उसी समय कोहेसिन प्रोटीन्स के थ्रू क्या होते हैं, जोड़ दिए जाते हैं, लिंक कर दिए जाते हैं। तो ये रेड कलर से आपको कोहेसिन प्रोटीन्स दिख रही हैं जो इन दोनों को जोड़ के रख रही हैं। ठीक है, सेंट्रोमेरिक रीजन में जो सेंट्रोमेरिक रीजन होता है क्रोमोसोम का, वहां से प्रोटीन कॉम्प्लेक्स आकर के जुड़ता है, उस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं काइनेटोकोर। ग्रीन कलर से मैंने आपको काइनेटोकोर दिखाया हुआ है। ठीक है, और ब्लैक कलर से माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स का जो प्लस एंड होता है, पॉजिटिव एंड होता है, वो आकर के काइनेटोकोर से जुड़ता है, और नेगेटिव एंड इनका जो होता है वो स्पिंडल पोल की तरफ होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए मैंने इस इतने पोर्शन को, जहां से माइक्रोट्यूब्यूल, जहां से काइनेटोकोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, इस इतने पोर्शन को यहाँ पे जूम करके बनाया हुआ है। ठीक है, तो काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्रोमैटिड का इतना पोर्शन लिया हुआ है, ये इतना पोर्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, और उसके बाद काइनेटोकोर किस तरीके से ओरिजिनेट हुए हैं वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये जो पार्ट है ये सेंट्रोमेरिक रीजन है एक क्रोमैटिड का, एक सिंगल क्रोमैटिड का सेंट्रोमेरिक रीजन। ठीक है, इस सेंट्रोमेरिक रीजन मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टोन प्रोटीन होती है, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं सेंट्रोमेरिक रीजन में, वो एक हिस्टोन वेरिएंट से रिप्लेस हो जाती है। मैंने आपको बताया हुआ है अपने लेक्चर में कि सेंट्रोमेरिक रीजन में जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो एक हिस्टोन वेरिएंट से रिप्लेस हो जाती है, जिसको बोलते हैं CENPA। ये बेसिकली वेरिएंट होता है हिस्टोन H3 का। ठीक है, हिस्टोन H3 का ये वेरिएंट होता है, सेंट्रोमेरिक रीजन में पाया जाता है, मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हूँ। ठीक है, CENPA जो होता है ये काइनेटोकोर की असेंबली में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहां से काइनेटोकोर ओरिजिनेट होते हैं। काइनेटोकोर के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। ये आपको ये इतना पोर्शन जो आपको पूरा दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पूरा काइनेटोकोर का पोर्शन है। ये इतना, जहां पे ये ग्रीन से शुरू होकर के ये रेड पे खत्म हो रहा है, ये इतना पोर्शन क्या है, काइनेटोकोर है। ठीक है, इसमें आधे पार्ट को कहते हैं इनर काइनेटोकोर। इनर काइनेटोकोर हमेशा क्रोमोसोम की तरफ या क्रोमैटिड की तरफ होगा, ये इनर काइनेटोकोर है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल फेसिंग
साइट होती है काइनेटोकोर की, उसको आउटर काइनेटोकोर कहते हैं। इस आउटर काइनेटोकोर में दो स्पेशल प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, एक को कहा जाता है डैम 1 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है NCD80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जो माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पिंडल पोल की तरफ से आ रहे हैं क्रोमोसोम से अटैच होने के लिए या काइनेटोकोर से अटैच होने के लिए, वो सबसे पहले आकर के अटैच होते हैं जो आउटर काइनेटोकोर में एनसीडी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है उससे। ठीक है, सबसे पहले किससे आकर के इंटरेक्ट करेंगे? NCD80 प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो होता है काइनेटोकोर का, वहां से आकर के माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने पॉजिटिव एंड से आकर के अटैच होते हैं। ठीक है, ये यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात थी। ठीक है, तो काइनेटोकोर के स्ट्रक्चर में आपको याद रखना है NCD80 कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आउटर काइनेटोकोर में होता है, आउटर फेस की तरफ होता है, और जो माइटोटिक स्पिंडल्स आते हैं या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, वो आकर के सबसे पहले कहां से जुड़ते हैं? NCD80 से जुड़ते हैं। इसका सिग्निफिकेंस अभी थोड़ी देर में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये तो बात रही क्रोमोसोम्स से माइक्रोट्यूब्यूल्स कहां से आकर के जुड़ते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में आपको बताया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं, ये ओरिजिनेट कहां से होते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि माइटोटिक स्पिंडल या स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के किस पार्ट से आकर के जुड़ते हैं। ठीक है, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, और काइनेटोकोर के NCD80 कॉम्प्लेक्स से आकर के सबसे पहले जुड़ते हैं, ये आपको पता चल गया। अब थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं कि ये जो माइटोटिक स्पिंडल्स हैं, ये ओरिजिनेट कहां से होते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको बेसिकली हेडिंग देंगे न्यूक्लिएशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स। ठीक है, कहां से, किस पार्ट से ये ओरिजिनेट होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो आपको पता होगा, थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, मोस्ट ऑर्गेनिज्म में, मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में, इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स माइटोटिक spindles are originated from centrosomes। ठीक है, कहां से ओरिजिनेट होते हैं? सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं डिफरेंट कलर से लिखूंगा इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, कुछ यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, बट इन मेटाजोआन oocytes and in higher plants the origin of mitotic spindle does not occurs from centrosomes। ठीक है, तब कहां से होगी? माइटोटिक spindles in these cells self-assembled by the cross linking at the negative end of the microtubules।
माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है, ठीक है। मेटाजोआन oocyte की अगर हम लोग बात करें और हायर प्लांट की बात करें तो वहां पे माइटोटिक स्पिंडल्स सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट नहीं होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, इनकी सेल्फ असेंबली होती है। सेल्फ असेंबली कैसे होती है, वहां पे जो माइक्रोट्यूब्यूल का नेगेटिव एंड होता है वहां पे कुछ क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, जिस क्रॉस लिंकिंग के थ्रू क्या हो जाता है, इनकी सेल्फ असेंबली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये कहानी होती है मेटाजोआन्स और हायर प्लांट्स की। और मोस्ट ऑर्गेनिज्म में जो माइटोटिक स्पिंडल्स होते हैं वो सेंट्रोसोम से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे सेंट्रोसोम के बारे में, कहते हैं सेंट्रोसोम्स की, सेंट्रोसोम्स की, ठीक है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल्स के पास में दो सेंट्रोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो मैं जब बात कर रहा था लास्ट लेक्चर में, जब मैं बात कर रहा था तो मैं बेसिकली बात कर रहा था ऐसी सेल्स की जो एस फेज को क्रॉस करके आ चुकी हैं और अब माइटोटिक फेज में जा रही हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, सेल्स के पास में दो सेंट्रोसोम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें जीवन फेज की, ठीक है, ड्यूरिंग जीवन की अगर हम लोग बात करें, ड्यूरिंग जीवन फेज, अभी सेल्स कहां पे, एस फेज में नहीं गई हैं, अभी जीवन फेज में, ठीक है। तो अगर हम लोग जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज में cells have only one centrosome, ठीक है, केवल एक ही सेंट्रोसोम होता है। और इस सेंट्रोसोम का फंक्शन क्या होता है, दिस इज द न्यूक्लिएशन, न्यूक्लिएशन साइट फॉर द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन द सेल्स, ठीक है। केवल एक ही माइक्रोट्यूब्यूल न्यूक्लिएटिंग साइट होती है, कब, जब सेल्स जीवन में, ठीक है। लेकिन जैसे जीवन टू एस ट्रांजिशन आता है तो माइटोटिक स्पिंडल की असेंबली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक माइटोटिक स्पिंडल begins at G1 to S transition with the duplication of सेंट्रोसोम्स। अब यहां पे समझने वाली बात यह है, मैंने आपको बताया कि जब सेल्स जीवन फेज में है, ठीक है, जब सेल्स जीवन फेज में है तो उनके पास में केवल एक ही सेंट्रोसोम है और वही सेंट्रोसोम क्या कर रहा है, सेल की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेल को जहां जहां रिक्वायरमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स की, ये माइक्रोट्यूब्यूल बना रहा है। लेकिन जब सेल को डिवाइड करना होगा तो उसको बहुत सारे माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए होंगे और दोनों पोल से माइक्रोट्यूब्यूल चाहिए होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे दो सेंट्रोसोम्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही सेल्स जीवन टू एस ट्रांजिशन की तरफ जाती हैं, जैसे ही एस फेज में एंटर करने वाली होती हैं, ठीक है, ट्रांजिशन फेज में जाती हैं, तो वहां पे माइटोटिक स्पिंडल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, न्यूक्लिएशन स्टार्ट हो जाता है। और न्यूक्लिएशन कैसे स्टार्ट होता है, बाय द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन बेसिकली एस फेज में होता है, ठीक है। एस फेज में पहुंचते पहुंचते सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन हो जाता है, दो सेंट्रोसोम्स बन जाते हैं। लेकिन वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये दोनों सेंट्रोसोम्स डुप्लीकेट करते हैं, ये अभी फुल्ली नोन नहीं है, ठीक है। सेंट्रोसोम्स का जो डुप्लीकेशन है, इसकी प्रोसेस अभी फुल्ली नोन नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस की शुरुआत होती है, इस प्रोसेस की शुरुआत कहां से होती है, स्टार्ट्स फ्रॉम द डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स के डुप्लीकेशन से सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो थोड़ा सा सेंट्रियोल के डुप्लीकेशन के बारे में हम लोग देखते हैं कि सेंट्रियोल्स क्या होती है, कैसे डुप्लीकेट करते हैं और कैसे ये अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल्स के डुप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स, डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन होता है तो उसी के साथ साथ सेंट्रोसोम का भी डुप्लीकेशन हो जाता है। डुप्लीकेशन ऑफ
सेंट्रियोल्स, ठीक है, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन। चलें साहब, तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जीवन फेज में जब सेल्स होती हैं तो उनके पास एक सेंट्रोसोम होता है, लेकिन यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है। अगर हम लोग सेंट्रियोल्स के केस में देखें तो जीवन फेज में, इन जीवन फेज cells have a pair of centriole, ठीक है, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल। मतलब जब सेल्स जीवन फेज में है तो इनके पास दो सेंट्रियोल हैं, या हम लोग कहें कि एक पेयर सेंट्रियोल है, ठीक है। सपोज दैट ये क्या है, ये सेंट्रियोल है, ठीक है, और अभी सेल्स कहां पे हैं, जीवन फेज में है, ठीक है, जीवन फेज में है, और इनके पास क्या है, दिस इज द पेयर ऑफ सेंट्रियोल, ठीक है, सेंट्रियोल। जैसे ही सेल्स एस फेज में एंटर करती हैं, ठीक है, एंट्री टू एस फेज, एंट्री टू एस फेज एंड triggered by G1 to S CDKs causes splitting of सेंट्रियोल्स, ठीक है। जैसे ही सेल्स एस फेज में एंटर करती हैं, G1 टू एस ट्रांजिशन हो रहा होता है, तो G1 एस CDKs क्या करते हैं, इन दोनों सेंट्रियोल्स को स्प्लिट कर देते हैं। अब जब ये सेंट्रियोल्स स्प्लिट हो जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, वहां पे 4 सेंट्रियोल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, 4 सेंट्रियोल्स दिखते हैं, ठीक है। कितने सेंट्रियोल्स हो जाते हैं, 4 सेंट्रियोल्स हो जाते हैं। ये सेल्स अभी एस फेज में है, ठीक है, ये सेल्स अभी एस फेज में है, ठीक है। अब एस फेज में क्या होता है, इन एस फेज न्यू सेंट्रियोल्स मैच्योर्स एंड ग्रोज, ठीक है। क्या होंगे ये इस फेज में, मैच्योर होंगे एंड ग्रो करेंगे, ठीक है, मैच्योर होंगे और ग्रो करेंगे। और इस फेज में ही जब ये मैच्योर और ग्रो हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ईच मैं यहां पे लिखता हूं, जब ये मैच्योर और ग्रो हो जाएंगे तभी क्या करेंगे, ईच एस फेज में ही है अभी ये, ईच सेंट्रियोल्स started to assemble in centrosomal materials, ठीक है, सेंट्रोसोमल मटेरियल्स में असेंबल होना स्टार्ट कर देंगे। कहां पे, जब ये एस फेज में, और जब ये G2 फेज में पहुंचेंगे, बाय द G2 फेज cells have 2 centrosomes, ठीक है, मतलब दो सेंट्रियोल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, असेंबल होकर के क्या बनाएंगे, ये दो सेंट्रियोल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, एक सेंट्रोसोम बनाएंगे, ठीक है। ये वाला एक सेंट्रोसोम बन जाएगा, ठीक है। जब सेल्स में दोनों सेंट्रोसोम बनेंगे तो ये बहुत पास होते हैं, ठीक है, और आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, सेल्स में जब दोनों सेंट्रोसोम्स बनकर के तैयार हो जाते हैं तो ये पास होते हैं और ये जुड़े हुए होते हैं आपस में, ठीक है। तो क्या होता है कि वहां पे माइटोटिक
सीडीके जब एक्टिवेट होते हैं तो इन दोनों सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों ही सेंट्रोसोम्स को सेपरेट करने का काम करते हैं। वहां पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं जिनका वो फास्फोरिलेशन करते हैं और दोनों ही सेंट्रोसोम्स जो भी पास पास हैं और जुड़े हुए हैं सबसे पहले इनका डिसजंक्शन करते हैं, इनको डिटैच करने का काम करते हैं। कौन करता है ये काम? ये काम करते हैं माइटोटिक सीडीकेस। ठीक है, माइटोटिक सीडीके जैसे ही एक्टिवेट होंगे दोनों सेंट्रोसोम्स क्या होंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक मोटर प्रोटीन आती है। ठीक है, एक मोटर प्रोटीन आती है जिसको बोलते हैं डायनिन। एक मोटर प्रोटीन आती है, मोटर प्रोटीन आती है जिसको बोलते हैं डायनिन। डायनिन, ठीक है। ये मोटर प्रोटीन क्या करती है, ये मोटर प्रोटीन दोनों सेंट्रोसोम्स को अपोजिट स्पिंडल की तरफ पुल करके लेकर के जाती है, जिससे दोनों जो सेंट्रोसोम्स बने हैं वो अपोजिट स्पिंडल तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब दोनों सेंट्रोसोम्स बनते हैं रेप्लिकेट होने के बाद तो ये पास पास होते हैं और आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो सबसे पहला काम इनको डिटैच करने का काम किया जाता है। ठीक है, तो डिसजंक्शन ऑफ और ये की इवेंट है, एक डिसजंक्शन ऑफ, अभी बताता हूं क्यों की इवेंट है। डिसजंक्शन ऑफ डुप्लीकेटेड डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम centrosome is facilitated by mitotic CDKs, mitotic CDKs। ठीक है, उसके बाद जैसे ही डिसजंक्शन होगा वैसे ही मोटर प्रोटीन आएगी। कौन सी मोटर प्रोटीन आएगी? डायनिन। पुल्स both centrosomes towards opposite spindle pole, opposite spindle pole। ठीक है, अपोजिट स्पिंडल पोल की तरफ कौन लेके जाएगा? डायनिन प्रोटीन। ठीक है, और जैसे ही डिसजंक्शन होगा, जैसे ही दोनों सेंट्रोसोम्स का डिसजंक्शन होगा वैसे ही क्या होगा, एज बोथ सेंट्रोसोम्स detaches the formation of mitotic spindle begins। जैसे ही दोनों सेंट्रोसोम डिटैच होंगे, ठीक है, अभी अपोजिट स्पिंडल पोल तक नहीं पहुंचे, जैसे ही दोनों का डिटैचमेंट होगा बाय द किसके द्वारा? माइटोटिक सीडीकेज। जैसे ही दोनों सेंट्रोसोम्स को डिटैच करेंगे माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद प्रोटीन्स आएंगी डायनिन और ये प्रोटीन्स इनको पुल करके ले जाएंगी कहां पे? अपोजिट स्पिंडल की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया था कि माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है G1 to S ट्रांजिशन के दौरान और इसको फैसिलिटेट कौन करती है? G1 to S सीडीकेज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन जो होता है उनमें G1 to S सीडीकेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन प्ले करता है? G1 to S सीडीकेज प्लेस इंपॉर्टेंट रोल in centrosome duplication। ठीक है, लेकिन वहां पे कुछ और भी काइनेजेज हैं जिनका रोल बताया गया है सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन में। उनमें से एक इंपॉर्टेंट काइनेज है, another important काइनेज that involved in centrosome duplication belongs to
बिलोंग्स टू पोलोकाइनेज फैमिली। कहां से बिलोंग करता है? पोलोकाइनेज फैमिली। पोलोकाइनेज फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बहुत जगह पे मैं भी आपको बताऊंगा, कुछ मैं बता भी चुका हूं। पोलोकाइनेज का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है कहां पे? सेंट्रोसोम के डुप्लीकेशन में। और बेसिकली वो कौन सा पोलोकाइनेज है? PLK4 पोलोकाइनेज होता है, जो कि सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अलोंग विद किसके? G1 to S CDKs के साथ में। ठीक है, G1 to S CDKs के साथ में PLK4 जो कि पोलोकाइनेज फैमिली का एक मेंबर है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये तो बात रही सेंट्रोसोम्स के डुप्लीकेशन की। ठीक है, ठीक है साहब, तो हम लोगों ने सेंट्रोसोम के बारे में बात कर लिया, हम लोग वो पोर्शन के बारे में जान गए जहां से माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि सेंट्रोसोम्स बन चुके हैं और दोनों ही अपोजिट स्पिंडल की तरफ चले गए हैं। अब सवाल ये आता है कि क्रोमोसोम से, मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम से अटैच होता है माइक्रोट्यूब्यूल, कहां से? काइनेटोकोर से, लेकिन वहां पे एक स्पेशल पैटर्न है अटैचमेंट का। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जानते हैं। अटैचमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल्स टू द काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर से किस तरीके से अटैच करते हैं? परफेक्ट अटैचमेंट हम लोग किसको कहते हैं? इम्परफेक्ट अटैचमेंट किसको कहेंगे? किस तरह के अटैचमेंट में प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा, किस तरह के अटैचमेंट में प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं क्योंकि इससे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ शर्तें हैं। अगर एक्यूरेट सेग्रीगेशन होना है तो एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्रोमोसोम्स को माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में अटैच होना पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या पोजीशन होती है, थोड़ी सी उसके बारे में चर्चा करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जब बनने लग जाते हैं तो ये क्या करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स एक मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जिसको कहा जाता है सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म। ठीक है, फिर से सुनिएगा। जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स बनने लग जाते हैं सेंट्रोसोम से, माइटोटिक स्पिंडल पोल से, जैसे ही माइटोटिक स्पिंडल्स आने लग जाते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स एक मैकेनिज्म फॉलो करते हैं जिसको कहा जाता है सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म। सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म। ठीक है, अब ये सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म से क्या करते हैं? ये सर्च करते हैं किसके लिए? सर्च करते हैं किसके लिए? काइनेटोकोर के लिए। ठीक है, काइनेटोकोर्स को ढूंढते हैं, काइनेटोकोर्स को खुद ही सर्च करते हैं और जैसे ही इनको काइनेटोकोर मिलता है तो ये क्या करते हैं? अपने प्लस एंड से बाइंड विद प्लस एंड, अपने प्लस एंड से काइनेटोकोर से बाइंड कर जाते हैं। ठीक है, सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म कौन फॉलो करता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और वो सर्च क्या करते हैं? काइनेटोकोर्स को सर्च करते हैं और जैसे उनको काइनेटोकोर मिलता है तो अपने पॉजिटिव एंड से ये काइनेटोकोर से बाइंड कर जाते हैं। एक बात तो यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे क्रोमोसोम भी पॉजिटिव एंड को ढूंढता है। ठीक है, क्रोमोसोम भी क्या करता है? क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये भी माइक्रोट्यूब्यूल के पॉजिटिव एंड को ढूंढते हैं। सर्च फॉर पॉजिटिव एंड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो दोनों ही क्या करते हैं? ये ढूंढेगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स सर्च एंड कैप्चर मैकेनिज्म के थ्रू ढूंढेंगे किसको? काइनेटोकोर को। ठीक है, और जो क्रोमोसोम होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के पॉजिटिव एंड को खोजता है। तो किस तरीके से खोजता है? जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के पास में पहुंचते हैं तो वहां पे क्या होता है? क्रोमोसोम पूरी जो माइक्रोट्यूब्यूल की पूरी लेंथ होती है उस पर ग्लाइडिंग करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है एक तरीका का, उस पर मूवमेंट करता है और इस मूवमेंट को फैसिलिटेट करती हैं कुछ मोटर प्रोटीन्स। आगे चल के इसके बारे में बात करूंगा मैं। ठीक है, तो जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम के पास पहुंचता है
तो क्रोमोसोम ग्लाइड मूवमेंट के थ्रू क्या करता है, पूरी माइक्रोट्यूब्यूल की लेंथ पे क्या करता है, मूवमेंट करता है, और तब तक मूवमेंट करता है जब तक कि उसको पॉजिटिव एंड ना मिल जाए माइक्रोट्यूब्यूल का। जैसे ही माइक्रोट्यूब्यूल का पॉजिटिव एंड उसको मिलता है, वो तुरंत जाकर के बाइंड कर जाता है, किससे, काइनेटोकोर के थ्रू माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड कर जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है अटैचमेंट की। अब अटैचमेंट में दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स का ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, जो परफेक्टली अटैच कराए क्रोमोसोम्स को किसके साथ में, माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ में। थोड़ा सा अटैचमेंट का जो पोजीशन है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, फॉर द क्रोमोसोम्स फॉर द क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स chromosomes to be accurately segregated during mitosis, the sister chromatids must be bi-oriented to the mitotic spindle। ठीक है, बाई ओरिएंटेड होने चाहिए। अभी मैं बना के दिखाता हूं बाई ओरिएंटेड किसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक्यूरेट सेग्रीगेशन के लिए सिस्टर क्रोमैटिड्स को बाई ओरिएंटेड फॉर्मेट में जाकर के माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी इनका एक्यूरेट सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, ईच एंड एवरी क्रोमोसोम must be attached to mitotic spindle in a bi-oriented manner। और इस तरह का जो अटैचमेंट होता है इसको कहा जाता है एम्फीटेलिक अटैचमेंट। एम्फीटेलिक अटैचमेंट, ठीक है, इसको कहा जाता है एम्फीटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, ये होता है एम्फीटेलिक अटैचमेंट। कब एम्फीटेलिक अटैचमेंट होगा, जब क्रोमोसोम्स माइटोटिक स्पिंडल से बाई ओरिएंटेड मैनर में जुड़े हों। ठीक, तो मैंने आपको बताया कि क्रोमोसोम्स का एक्यूरेट सेग्रीगेशन तभी होगा जब सारे के सारे क्रोमोसोम्स बाई ओरिएंटेड मैनर में माइटोटिक स्पिंडल से जुड़े हों, या उसी को हम लोग एम्फीटेलिक अटैचमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एम्फीटेलिक अटैचमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड हैं जो आपको ब्लू कलर से दिख रहे होंगे, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। रेड कलर से काइनेटोकोर्स लगे हुए हैं जहां से आकर के माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ता है अपने पॉजिटिव एंड से। ठीक है, तो एम्फीटेलिक अटैचमेंट में क्या होगा, दोनों ही सिस्टर क्रोमैटिड से निकले हुए जो काइनेटोकोर हैं उनसे इक्वली आ करके माइक्रोट्यूब्यूल्स जुड़ेंगे। ठीक है, परफेक्ट तरीके से आकर के जुड़ेंगे। ये सबसे परफेक्ट अटैचमेंट है जहां पे प्रॉपर सेग्रीगेशन होगा। ठीक है, लेकिन बहुत सारी माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऐसी भी की गई हैं जहां पे देखा गया है कि जब ये अटैचमेंट स्टार्ट होता है, मतलब जब इनिशियल फेज में माइटोटिक स्पिंडल्स आकर के काइनेटोकोर से जुड़ना शुरू करते हैं, तो वो इस एम्फीटेलिक अटैचमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे केसेस में वो इस अटैचमेंट को फॉलो ना करके कुछ अदर टाइप के अटैचमेंट को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से अटैचमेंट हैं जिनको फॉलो करते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो जो अटैचमेंट होते हैं वो प्रॉपर सेग्रीगेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। ठीक है, तो उन अटैचमेंट के साथ में क्या होगा, पहले उन अटैचमेंट के बारे में जानते हैं, फिर हम बताते हैं अगर उस तरीके का अटैचमेंट सेल में होता है तो सेल्स इसको कैसे करेक्ट करती है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि अदर टाइप के जो अटैचमेंट होते हैं एम्फीटेलिक के अलावा वो कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली कंडीशन, ठीक है, सबसे पहली कंडीशन, ठीक, सबसे पहली कंडीशन में क्या होगा, एक काइनेटोकोर कैन, अटैच्ड, कैन 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 अटैच्ड
attached to the microtubules coming from both spindle spindle poles। ठीक है, दोनों ही साइड से जो स्पिंडल पोल से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं उनके साथ में अटैच हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को थोड़ा सा मैं बना के यहाँ पे बताता हूँ। मैं सिंपल सा ही बनाऊंगा, बहुत ज्यादा वो नहीं करूंगा। ठीक है, सपोज दैट ये दोनों क्या हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं और इस साइड में क्या है, इस साइड में काइनेटोकोर है। ठीक है, ये एक काइनेटोकोर है और इसी साइड का एक काइनेटोकोर इधर चला गया। ठीक है, इसी इस वाले सिस्टर क्रोमेटिड का एक काइनेटोकोर इधर चला गया, तो ये सिंगल ही काइनेटोकोर है। और क्या हुआ, जो इधर से माइक्रोट्यूब्यूल आ रहा है इससे भी जुड़ गया और इधर से जो माइक्रोट्यूब्यूल आ रहा है इससे भी जुड़ गया। ठीक है, दोनों साइड के माइक्रोट्यूब्यूल से अगर ये जुड़ गया है तो इसको कहा जाता है मीरोटेलिक अटैचमेंट। इस तरह का जो अटैचमेंट है इसको कहा जाता है मीरोटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, ये तो पहली कंडीशन हो गई जहां पे एबनॉर्मल अटैचमेंट होता है। ठीक है, एक ही काइनेटोकोर दोनों साइड के स्पिंडल पोल से अगर अटैच हो गया है तो इसको कहा जाता है मीरोटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड पेयर्स attaches to the microtubules coming from the same end। ठीक है, और इस तरह का जो अटैचमेंट होता है इसको कहा जाता है सिंटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, ये सिंटेलिक अटैचमेंट होता है। इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, मैंने आपको बताया कि द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड पेयर्स, मतलब दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स के जो काइनेटोकोर हैं वो एक ही साइड से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो एक क्रोमेटिड ये है, ठीक है, और दूसरा क्रोमेटिड ये है। ठीक है, एक क्रोमेटिड ये है और दूसरा क्रोमेटिड ये है और दोनों के ही जो काइनेटोकोर है ना वो एक साइड चले गए। दोनों के ही काइनेटोकोर कहां है, एक साइड चले गए, इस साइड चले गए। ठीक है, दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर एक साइड चले गए हैं, एक ही पोल की तरफ ओरिएंट हो गए हैं और यहां से आने वाला जो माइक्रोट्यूब्यूल है इससे अटैच हो गए। ठीक है, इस सिर्फ एक ही साइड माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़े हुए हैं। दोनों ही सिस्टर क्रोमेटिड्स के काइनेटोकोर एक साइड हो गए हैं और एक ही साइड से आने वाले माइक्रोट्यूब्यूल से जुड़ गए हैं। तो इस तरह का जो अटैचमेंट है इसको बोलते हैं सिंटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, उसके बाद अगली कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, वन काइनेटोकोर attached to the mitotic spindle। ठीक है, केवल एक ही काइनेटोकोर जाकर के अटैच हुआ। ठीक है, तो इस तरह का जो अटैचमेंट होगा इसको कहा जाता है मोनोटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, इसको कहा जाता है मोनोटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, तो मोनोटेलिक अटैचमेंट में क्या होगा, मैं बना के आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया दूसरा क्रोमेटिड। ठीक है, दोनों साइड पे क्या है, काइनेटोकोर्स हैं। काइनेटोकोर्स इसके नॉर्मल हैं, दोनों साइड ही क्या है, काइनेटोकोर हैं और सेल एनाफेज में पहुंच चुकी है। सेग्रीगेशन होना है, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे जो काइनेटोकोर बने हैं, जो काइनेटोकोर जुड़े हुए हैं माइक्रोट्यूब्यूल के, वो एक ही साइड वाले भी जुड़े हैं, दूसरी साइड वाले जुड़े ही नहीं। ठीक है, सिर्फ इस तरफ ही आकर के माइक्रोट्यूब्यूल लगा है, दूसरे साइड अभी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं लगा है। इस कंडीशन में जो अटैचमेंट हुआ इसको कहा जाता है मोनोटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, और ये तीनों ही एबनॉर्मल अटैचमेंट जो होते हैं ये एक्यूरेट सेग्रीगेशन नहीं होने देते हैं, किसका,
क्रोमैटिड्स का। ठीक है, तो क्रोमैटिड्स के एक्यूरेट सेग्रीगेशन के लिए ये जरूरी है कि ये एम्फीटेलिक मैनर में माइक्रोट्यूब्यूल से जाकर के जुड़े। ठीक है, तो आपसे CSIR सवाल पूछ सकता है, which of the following attachment leads to the accurate segregation of sister chromatids या क्रोमोसोम। ठीक है, इस तरह का सवाल आपसे पूछ सकता है। तो वहां पे 4 ऑप्शन आपके सामने सेट करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा आपके सामने, पहला ऑप्शन होगा मोनोटेलिक अटैचमेंट, मोनोटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपके सामने होगा सिंटेलिक अटैचमेंट। ठीक है, बी सेक्शन में सवाल बन सकता है। तीसरा ऑप्शन होगा आपके सामने एम्फीटेलिक अटैचमेंट, एम्फीटेलिक अटैचमेंट। और चौथा ऑप्शन आपके सामने आएगा मीरोटेलिक अटैचमेंट, मीरोटेलिक अटैचमेंट। तो इन चारों अटैचमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चारों ही तरह के जो अटैचमेंट हैं इनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बाई ओरिएंटेड या फिर एम्फीटेलिक अटैचमेंट आपका सही आंसर हो जाएगा। एम्फीटेलिक अटैचमेंट में दोनों ही साइड से इक्वली जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आकर के काइनेटोकोर से अटैच होते हैं। ठीक है, अब ये तो बात रही, मैंने आपको कुछ एब्नॉर्मलिटी बताई और किस तरह से क्वेश्चन यहाँ से डिजाइन हो सकता है मैंने आपको ये बताया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेल्स में एक सिस्टम है। मैंने आपको बताया कि सेल्स सारा काम एक्यूरेट तरीके से करवाने की कोशिश करती हैं। अगर वो मैकेनिज्म फेल हो जाए तब वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर कोई भी गड़बड़ी हो रही है सेल में, कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, तो उसको ठीक करने का टाइम सेल्स को दिया जाता है। ठीक है, अब सोचिए अगर काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल्स ठीक तरीके से अटैच नहीं हुए, मतलब जो प्रॉपर सेग्रीगेशन के लिए जो अटैचमेंट चाहिए, मतलब एम्फीटेलिक अटैचमेंट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ। ठीक है, सिंटेलिक हो गया, मीरोटेलिक हो गया या मोनोटेलिक में से अगर कोई भी अटैचमेंट हो गया तो सेल्स अपने आप को टाइम देंगी उसको ठीक करने का। ठीक है, तो वहां पे एक सेंसिंग मैकेनिज्म है जो इस पूरी प्रोसेस को सेंस करता है। अगर कहीं गलत अटैचमेंट हो गया है तो उसको सेंस करेगा, सेल्स को सेग्रीगेशन से रोकेगा और उस अटैचमेंट को ठीक करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये अटैचमेंट ठीक किया जाता है। अगर डिस्टर्ब अटैचमेंट हो गया या ठीक तरीके से अटैचमेंट नहीं हो गया, इम्प्रॉपर अटैचमेंट हो गया, तो उसको करेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो उस प्रोसेस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। ठीक है, मैं एक फिगर बना लेता हूं, पहले उसके थ्रू समझाता हूं, फिर मैं आपको पॉइंट वाइज लिख के बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को एक्यूरेटली सेग्रीगेट होना है तो उनका एक प्रॉपर तरीके से अटैचमेंट होना चाहिए बाय द माइटोटिक स्पिंडल। ठीक है, माइटोटिक स्पिंडल कैसे जुड़ते हैं इसके बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, तो एम्फीटेलिक अटैचमेंट जो होता है वो एक फेवरेबल अटैचमेंट होता है फॉर द क्रोमोसोम सेग्रीगेशन, और यहाँ पे एक मैंने अनफेवरेबल अटैचमेंट ही बनाया। मैंने आपको 3 बताया, उनमें से एक मैंने बनाया हुआ मोनोटेलिक अटैचमेंट, फॉर आपको एग्जांपल के लिए दिखाने के लिए कि वहां पे किस तरह की मैकेनिज्म है और कैसे अगर कोई अनफेवरेबल अटैचमेंट हो गया है तो उसको सेल्स किस तरीके से सेंस करती हैं और करेक्ट करती हैं, थोड़ा सा उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो करेक्ट पेयरिंग हुई है, करेक्ट अटैचमेंट हुआ है, इसको सेल्स किस तरीके से सेंस करती है, कैसे सेल्स को पता चलता है कि जो अटैचमेंट हुआ है माइक्रोट्यूब्यूल्स का काइनेटोकोर के साथ में ये परफेक्ट है। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए यहाँ पे एक मैकेनिज्म है जहां पे एक फोर्स काम करता है जिसको कहा जाता है टेंसिव फोर्स या टेंशन फोर्स। ठीक है, तो बात करते हैं किस तरीके से वो टेंशन फोर्स जनरेट होता है। ठीक, मैंने आपको बताया कि अपने प्लस एंड से आकर के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो आउटर काइनेटोकोर में एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको NCD80 बोलते हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, NCD80 से आकर के अटैच हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस होती है। ठीक है, और दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल से। ठीक है, जैसे ही आकर के जुड़ते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स काइनेटोकोर से, ये क्या करते हैं, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को खींचना शुरू करते हैं, पुल करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द अपोजिट स्पिंडल। मतलब इधर भी फोर्स लगेगा, इस तरफ भी लेकर के जाएंगे और इस तरफ भी लेकर के जाएंगे, अगर परफेक्ट तरीके से अटैचमेंट हुआ है तो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एस फेज में जैसे ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में लिंक कर दिए जाते हैं, किसके थ्रू, कोहेसिन प्रोटीन के थ्रू। तो ये कोहेसिन मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये कोहेसिन है और कोहेसिन ने क्या किया हुआ है, इनको जोड़ के रखा हुआ है।
ठीक है, अब क्या होगा, अब दोनों माइक्रोट्यूब्यूल्स एक तरफ का माइक्रोट्यूब्यूल उसको इधर खींच रहा है, दूसरी तरफ का माइक्रोट्यूब्यूल इसको इधर खींच रहा है। ठीक है, लेकिन कोहेसिन प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, कोहेसिन प्रोटीन इसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। ठीक है, दोनों कोहेसिन प्रोटीन्स ने इसको पकड़ के रखा हुआ, मतलब इधर भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, कोहेसिन प्रोटीन्स इसको इधर खींच रही हैं और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं वो उसको अपोजिट पोल की तरफ खींच रहे हैं। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो काइनेटोकोर होगा वो टेंशन फोर्स फील करता है। ठीक है, काइनेटोकोर जो होता है वो बहुत ज्यादा टेंसिव फोर्स फील करता है, टेंशन में होता है, टेंशन फोर्स में होता है। ठीक है, टेंस हो रहा होता है। ठीक है, तो इस टेंसिव फोर्स को अगर ये बढ़ गया है तो इसको सेल्स रिकॉग्नाइज करती हैं एज ए करेक्ट अटैचमेंट। ठीक है, अगर टेंशन फोर्स ज्यादा है, इफ टेंशन फोर्स इज मोर, देन इट इज करेक्ट अटैचमेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में सारी चीजें नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल तरीके से चलेगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि इनिशियल फेज में कभी कभी एबनॉर्मल अटैचमेंट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए मोनोटेलिक अटैचमेंट हो गया। अब मोनोटेलिक अटैचमेंट में क्या है, सिर्फ एक ही साइड के काइनेटोकोर्स किसके साथ में जुड़ते हैं, एक ही साइड के काइनेटोकोर जुड़ते हैं एनसीडी80 यानी काइनेटोकोर के साथ में। इस साइड पे कोई भी माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है, तो टेंशन फोर्स तो लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, इस साइड वाला टेंशन फोर्स लगाएगा, लेकिन इस साइड कोई टेंशन फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, टेंशन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, टेंशन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर टेंशन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा तो सेल्स इसको सेंस करती हैं एज एबनॉर्मल अटैचमेंट। ठीक है, एज एबनॉर्मल अटैचमेंट। और इस चीज को सेंस करने के लिए सेंट्रोमेरिक रीजन में दो प्रोटीन काइनेज, एक प्रोटीन काइनेज है और वो प्रोटीन काइनेज अपनी एक्सेसरी प्रोटीन के साथ में होता है। इस प्रोटीन काइनेज को कहा जाता है एरोरा काइनेज। ठीक है, और ये किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, सीपीसी के साथ में एसोसिएटेड होता है, ये इसका रेगुलेटर होता है। सीपीसी क्या होता है, इसका रेगुलेटर होता है। सीपीसी एरोरा बी का रेगुलेटर होता है और इसका फुल फॉर्म होता है क्रोमोसोमल पैसेंजर कॉम्प्लेक्स, क्रोमोसोमल पैसेंजर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो सेंट्रोमेरिक रीजन में एक काइनेज होता है एरोरा बी काइनेज, और वो किसके साथ में एसोसिएटेड होता है, सीपीसी के साथ में एसोसिएटेड होता है। तो जब टेंशन कम होता है तो एरोरा बी काइनेज इस कम टेंशन को सेंस करता है एज इनकरेक्ट अटैचमेंट। ठीक है, और जैसे ही इसको सेंस करता है तो ये क्या करता है, ये एनसीडी80 का फास्फोरिलेशन कर देता है। इसका फास्फोरिलेशन करता है, एनसीडी80 का फास्फोरिलेशन कर देता है। ठीक है, जैसे ही एनसीडी80 फास्फोरिलेट होगा ये अपनी माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी लूज कर देगा। ठीक है, अब यहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और जब तक माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंड नहीं हुए तब तक सेपरेशन नहीं होगा। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे सेल्स को टाइम मिल गया कि वो करेक्ट तरीके से फिर से माइक्रोट्यूब्यूल्स को करेक्टली दोनों साइड पे अटैच करवा पाए। ठीक है, अरोरा बी ने क्या किया, एनसीडी80 को फास्फोरिलेट किया। फास्फोरिलेटेड एनसीडी80 अपनी माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी खो देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो जब इसके पास माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी नहीं है तो अब सेल्स को टाइम मिल गया कि भाई अब जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आ रहे हैं उनको करेक्ट तरीके से अटैच किया जाए। ठीक है, जैसे ही करेक्ट अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है, जैसे ही करेक्ट अटैचमेंट हो जाता है, मैं आपको यहां पे लेकर के आता हूं। ठीक है, सपोज दैट करेक्ट अटैचमेंट हो गया। ठीक है, जैसे ही करेक्ट अटैचमेंट होता है तो आउटर, ये जो आउटर पोर्शन होता है किसका, आउटर पोर्शन होता है काइनेटोकोर का, यहाँ पे एक फॉस्फेटेज होता है। जो एक आउटर पोर्शन होता है काइनेटोकोर का, यहाँ पे एक फॉस्फेटेज होता है जिसको कहा जाता है प्रोटीन फॉस्फेटेज 1, प्रोटीन फॉस्फेटेज 1। ठीक है, ये प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 क्या करता है, ये जो काइनेटोकोर जिसको अरोरा बी ने क्या किया था, फास्फोरिलेट किया था, इसको डी फास्फोरिलेट करता है। डी फॉस्फोराइलेट्स, पीपी1 भी बोलते हैं इसको, प्रोटीन फास्फेटेज 1 को पीपी1 भी बोलते हैं। डी फास्फोराइलेट्स एनसीडी80। ठीक है, और जैसे ही एनसीडी80 डी फास्फो जब फास्फोरिलेट हुआ तो माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी चली गई। जब माइक्रोट्यूब्यूल करेक्ट तरीके से बाइंड हो गए तब क्या हुआ, तब पीपी2 ने क्या किया, पीपी1 ने क्या किया, इसको डीफास्फोरिलेट किया। जैसे ही डीफास्फोरिलेट हुए इनके माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग कैपेसिटी वापस आ गई और ये माइक्रोट्यूब्यूल से बाइंड करने लग जाते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज है, जब टेंशन कम है, जब ये टेंशन कम है तो आप देख रहे होंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, तब आप देख रहे होंगे कि ये जो जो एरोरा बी है इसके और एनसीडी 80 के बीच में डिस्टेंस कम है। ठीक है, जब टेंशन कम है तो एरोरा बी, ये जो एनसीडी 80 है इसके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है, तो ये आसानी के साथ इसको फॉस्फोरिलेट कर सकता है। ठीक है, जब टेंशन कम है। लेकिन जब टेंशन ज्यादा हो गया तब क्या हुआ कि ये जो एरोरा बी है और ये जो एनसीडी 80 है इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ गई। ठीक है, ये बढ़ गई, अब ये इसको आसानी से फास्फोरिलेट नहीं कर सकता। ठीक है, एक चीज तय हो गई। और अगर ये फास्फोरिलेट कर भी दिया है तो यहाँ पे PP1 फास्फेटेज है, ये फास्फेटेज क्या करता है, PP1 फास्फेटेज क्या करता है कि जो एरोरा बी काइनेज यहाँ पे लगातार फास्फेट जोड़ रहा है उसको ये लगातार रिमूव करता रहता है, और ये प्रोसेस तब तक चलेगी जब तक कि माइक्रोट्यूब्यूल्स करेक्टली आकर के जो काइनेटोकोर्स हैं इनसे जुड़ नहीं जाते हैं। ठीक है, परफेक्ट अटैचमेंट हुआ है तो परफेक्ट अटैचमेंट हुआ है, परफेक्ट अटैचमेंट अगर हुआ है तो क्या होगा, टेंशन ज्यादा होगा, काइनेटोकोर टेंशन ज्यादा होगा, काइनेटोकोर टेंशन इज हाई। ठीक है, सब कुछ ठीक रहेगा फिर उस कंडीशन में। अगर इनकरेक्ट अटैचमेंट हुआ है, इनकरेक्ट अटैचमेंट हुआ है तो काइनेटोकोर टेंशन क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ठीक है, और इसको सेंस करते हैं लो टेंशन, लो टेंशन इज sensed by एरोरा बी, एरोरा बी, एरोरा काइनेज हम लिखेंगे इसको, एरोरा बी अभी क्लासिफाई नहीं करेंगे, एरोरा बी काइनेज, सॉरी एरोरा काइनेज एसोसिएटेड विद इट्स रेगुलेटर CPC, क्रोमोसोमल पैसेंजर कॉम्प्लेक्स CPC, and located in centromeric region। ठीक है, और जब टेंशन कम है तो एरोरा बी फास्फोराइलेट, एरोरा काइनेज फास्फोराइलेट NCD80 of kinetochore, ठीक है, फास्फोराइलेटेड NCD80 के साथ में क्या होगा, फास्फोराइलेटेड NCD80 loses its capacity to bind with microtubules। ठीक है, इतनी कहानी हो जाएगी। ठीक है, इसके आगे मैं ऊपर लिखता हूं नहीं तो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वंस टेंशन इज हाई, जैसे ही जब परफेक्ट अटैचमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, एज परफेक्ट अटैचमेंट गेन्ड। ठीक है, एज परफेक्ट अटैचमेंट गेन्ड ए प्रोटीन phosphatase located in outer kinetochore termed as protein phosphatase 1PP1 dephosphorylates NCD80 and activate it। बाकी आपको पता है क्या होता है, जैसे डिफॉस्फोरिलेट होगा एनसीडी एक्टिवेट हो जाएगा, और जब एनसीडी एक्टिवेट हो जाएगा तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से आसानी से जुड़ पाएगा। ठीक है,
अब मैंने आपको बता दिया कि परफेक्ट अटैचमेंट हो गया है, ठीक है। और जो अपोजिट माइटोटिक स्पिंडल्स हैं वो वो जो है, जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको अपोजिट डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक की कहानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। एक बार बना भी देता हूं फिर से मैं, ठीक है। परफेक्ट पेयरिंग में एक बार बना रहा हूं, ठीक है। ये आप जब अगला लेक्चर में शुरू करूंगा तो वो समझने में आपको थोड़ी सी आसानी हो जाएगी इस फिगर से, इसलिए मैं इसको यहाँ पे बना रहा हूँ। वैसे तो इसे मुझे अगले लेक्चर में भी बनाना है, मैं बनाऊंगा ही, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इसको बना रहा हूँ, ठीक। ये है काइनेटोकोर, ये है काइनेटोकोर, और यहां से लगी हुई है क्या, कोहेसिन्स। ये क्या है, कोहेसिन्स। ये क्या है, काइनेटोकोर। मैं मेन पार्ट अब सिर्फ बना रहा हूं। और इन काइनेटोकोर से मैंने बताया कि एम्फीटेलिक मैनर में आकर के माइटोटिक स्पिंडल्स जुड़ गए। प्लस एंड, माइनस एंड, प्लस एंड, माइनस एंड, ठीक है। ये क्या आ गए, माइटोटिक स्पिंडल्स, स्पिंडल्स, ठीक है। मैंने बताया जब परफेक्ट पेयरिंग होगी तो यहाँ पे टेंशन बढ़ेगा। टेंशन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि माइटोटिक स्पिंडल्स इसको अपोजिट पोल की तरफ पुल करेंगे, ठीक है। इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर आपको बताया यहाँ पे कोहेसिन प्रोटीन्स हैं जिनको एस फेज में ही यहाँ से जोड़ दिया गया था, और ये कोहेसिन प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोक रही है। मतलब कोहेसिन प्रोटीन्स इसको यहाँ पे बांध के रखने की कोशिश कर रही है, इधर की तरफ फोर्स लगा रही है। माइक्रोट्यूब्यूल्स इसको अपोजिट पोल की तरफ लेकर के जा रहे हैं, जबकि जो कोहेसिन है दोनों तरफ से इसको अपनी अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम्स, दोनों क्रोमैटिड्स को सेग्रीगेट होने से रोकने वाला केवल एक फोर्स बचा है, वो है कोहेसिन मॉलिक्यूल्स, जो कि कहां से जुड़े हुए हैं, जो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो सब मैंने लगभग आपको बता दी। माइटोटिक स्पिंडल बन चुका है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो चुकी है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो चुके हैं, ठीक है। सारी चीजें हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक ही फोर्स बचा हुआ है जो इनके सेग्रीगेशन को रोक रहा है, वो है कोहेसिन, ठीक है। तो अब मैं आपसे जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम के सेग्रीगेशन के लिए अब एक ही प्रोसेस बचती है, रिमूवल ऑफ कोहेसिन प्रोटीन्स। तो किस तरीके से ये कोहेसिन प्रोटीन्स सिस्टर क्रोमैटिड्स को छोड़ती हैं और किस तरीके से क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है और सेल्स माइटोटिक फेज से एग्जिट कर जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कि ये लेक्चर्स थोड़े से लंबे हो रहे हैं, लेकिन जल्दी फिनिश करने के चक्कर में मैं थोड़े लंबे लंबे लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। और आपको देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आने वाला है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं से फिनिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।